और हमने देखा है कि बहुत सारे एच.एन.आई इन्वेस्टर जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो रिटर्न्स की बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे डिस्कशन होती है, बट जब रियल एस्टेट की बात आती है तो उसमें मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन होता है और ये देखा जाता है कि जस्ट मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी होती है। ये जो खरीदता है उसको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज रियल एस्टेट इस डेवलपर का पूरा कंस्ट्रक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लो अवेलेबिलिटी। इसके पास पैसा है कि नहीं। नियत की बात तो बहुत दूर की है। अभी पहले अगर नियत ठीक है और पैसा है तो वो कंस्ट्रक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और संतोष ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसा हो नहीं सकता ये आंसर्स नहीं हो, विच मीन्स जो मेजर चैनल चेक्स जो होते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब देखता है कोई भी प्रॉपर्टी, उनको उनके पास कोई एक प्रपोजल आता है तो मेजरली आप क्या क्या चीज़ें ऐसे देखते हो? यहाँ पर पैरामीटर्स आर मेनी। यहाँ पर आप क्यों लेते हो घर? आप लेते हो क्योंकि आपको खरीद के अपने पास रखना है, या आपको अपसाइड चाहिए, या आपको रेंट पे डालना है। इसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं होता। जैसे आप प्राइवेट क्रेडिट बिजनेस में हो तो आपको बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स जो होती है, जैसे लॉ फर्म होती है, कंसल्टिंग फर्म्स होती है, ऑडिट फर्म्स होती है, और ये सारी कॉस्टली रिलेशनशिप है, फिर भी आप उनके साथ जोड़े और उनकी मदद आप ले रहे हो। कोई इन्वेस्टर जब आपके फंड में पैसा लगाता है तो ये जो सारी आपकी जो कोलैबोरेशंस है इनके साथ, तो अगर आप उनके नाम बताना चाहो और ये आपके लिए क्या क्या काम करते हैं और कैसे आपके रिस्क को वो अवॉइड करते हैं। मैं प्रोफेशनल्स को दूंगा जिनको पता है और उनको उनके काम को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं नहीं वो काम कर सकता। ओके। द ओनली डिफरेंस इज कि आई हैव टू पार्टनर विद देम एंड देयर इज अ Conversations beyond the surface. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसएनवेल डीप डाइव सीरीज़ में। डीप डाइव सीरीज़ में हम लोग इंडिया के जो बेहतरीन पीएमएस एएफ मैनेजर है उनसे बात करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है मिस्टर तेजस पाटिल, जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते हैं। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इंडिया में जो एक ऑब्सेशन है कि हर आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, अपर क्लास आदमी हो, या फिर एचएनआई इन्वेस्टर हो, हर किसी को रियल एस्टेट में कोई ना कोई फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। तो जब एक इंडिविजुअल आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, लैंड लेता है, फ्लैट लेता है, दूसरा घर लेता है, फार्म हाउस लेता है, तो उसका देखने का नज़रिया ये होता है कि मुझे एक लोकेशन पे एक प्रॉपर्टी मिल रही है और मुझे जस्ट वो प्रॉपर्टी को लेना है। जब एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट के देखता है तो उनका नज़रिया क्या होता है, आज हम लोग तेजस से समझेंगे। तो तेजस जी, आपका स्वागत है एसएनवेल डीप डाइव सीरीज़ में। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपके बैकग्राउंड के बारे में, कि जब आप कॉलेज में थे और क्या चीज़ आपको मोटिवेट करी जिससे आप कैपिटल मार्केट में आए। थैंक यू संतोष। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो बैकग्राउंड ऐसा था, सो व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, जब मैं मेरा एमबीए कर रहा था तब काफ़ी रियल एस्टेट का साइकिल अप था। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। और तब हर कोई रियल एस्टेट की बात करता था, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स। स्टॉक मार्केट ऑल्सो बहुत ऊपर जा रहा था, ये 2007-8 के पहले की बात है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। सो तब मैं जिस हॉस्टल में रहता था वो हॉस्टल में लीगल बैच भी थी फ्रॉम नियर बाय लीगल कॉलेज। सो वो लोग भी बात करते थे अबाउट डिफॉल्टेड प्रॉपर्टीज। अच्छा। ओके, सो विच इज़ ऑलवेज वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट कि प्रॉपर्टीज़ जो बैंक्स नीलाम करते हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती। तो इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, रियल एस्टेट ऐसे भी होता है। इट्स सिर्फ डेवलपर बना के बेचते हैं ऐसा नहीं होता है, बैंक्स भी बेचते हैं। तब मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली थी मीरा रोड में। अच्छा, आपने परचेस करी थी? परचेज कर ली थी एंड दैट वाज एट अ वेरी थ्रो अवे प्राइस, मतलब 2 BHK 7 लाख रुपए में वाह। तब। बट ऑफ कोर्स अभी उसको हो गया है 20 साल, सो फर्क पड़ता है। बट पॉइंट बिंग, इट अट्रैक्शन और अटेंशन आ गया था। और रियल एस्टेट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हर कोई चाय पे चर्चा कर सकता है। गलत है सही है किसी को फर्क नहीं। जैसे अपने यहाँ पे क्रिकेट और Exactly. रियल एस्टेट पे कोई भी चीज़। It's like a religion. Cricket is like a religion. So the second best of subject is real estate. Yes.
एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड ऑफ कोर्स फिर वो एमबीए चल रहा था, सो देन आई रियलाइज्ड कि आई वाज मोर कीन टुवर्ड्स फाइनेंस. सो फाइनेंस किया. फाइनेंस के बाद एक चीज़ समझ में आ गई थी कि कहाँ पर स्कोप ज़्यादा है. तब वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम था. वॉल स्ट्रीट एज अ कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत पैसा कमाते थे. वो एक ओढ़ थी कि कैपिटल मार्केट्स में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं, थोड़ा एग्जॉटिक काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फाइनेंस. सो तब जाके मैंने शुरू किया था फर्स्ट एक्सिस बैंक, तब यूटीआई बैंक हुआ करता था, कैपिटल मार्केट्स टीम में. आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डिफरेंट वर्टिकल्स चूज़ किया था कैपिटल मार्केट्स. वहाँ से शुरुआत हुई थी स्ट्रक्चरिंग की. तब पता चला रिस्क कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे देखा जाता है बिजनेस को, कैश फ्लोज कैसे डिस्काउंट किए जाते हैं, आज का डिसीजन कैसे लिया जाता है. वो डीप डाइव हुआ था और उसमें रियल एस्टेट एक सेगमेंट था और एक सेक्टर था. एंड दैट्स हाउ रियल एस्टेट काइंड ऑफ एंटर्ड इनटू माय लाइफ 2006 से. फिर वहाँ से डिडंट स्टॉप. एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट इनटू अनदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आई वाज हेडिंग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पर रियल एस्टेट वाज अ प्रेडोमिनेंट पार्ट. फिर मैं फंड मैनेजर रह चुका हूँ. मैंने अपना एक वेंचर भी बीच में शुरू किया था जहाँ पर आई ट्राइड टू डू इट ऑन माई ओन. लर्निंग्स बहुत हुई एंड आई डिसकंटिन्यूड, बट लर्निंग्स बहुत हुई. एंड देन फंड मैनेजर बना. एंड देन लास्ट इसमें आई वाज हेडिंग इन्वेस्टमेंट्स एट अ वेल्थ फर्म. सो यहाँ पर सीखने को बहुत मिला कि कैपिटल मार्केट्स और रियल एस्टेट ये डोमेन इंडिया में अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे इक्विटी हुआ करता था 1990s एंड अर्ली 2000 में. सो स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है चेंजेस लाने का, स्कोप बहुत है डीप डाइव करने का. सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. ओके. और तेजस जी, यू बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग जब आप करते हो तो हमने सुना है कि दो आई एम नॉट ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट हमने सुना है कि एक एनालिटिकल स्किल ऑटोमेटिक आप में डेवलप होती है. करेक्ट. तो आज जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो स्किल का आज क्या आपको फ़ायदा होता है? बहुत फ़र्क पड़ता है. सो एनालिटिक्स एंड फाइनेंस आई थिंक गो टुगेदर, साथ में जाते हैं. सो हम 3 पार्टनर्स हैं, तो उसमें से 2 इंजीनियर्स हैं और एक कॉमर्स है. सो बहुत डिस्टिंक्ट वे ऑफ अप्रोच होता है. कोई भी चीज़ को हम लोग देखते कैसे हैं, एक होता है बड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. 80-20 नॉर्मली परेटोज प्रिंसिपल आप लगाओ तो आपको जब तक 80% सेटिस्फैक्शन नहीं मिले फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप डिसीजन नहीं लेते हो. सो हम लोगों का वो एनालिटिकल माइंडसेट आ ही जाता है. नंबर्स कम इजी, एक्सेल इज़ नॉट रीडिंग, डर नहीं लगता है. एंड जो नंबर्स दिखते हैं, जो डेटा दिखता है, उससे कंक्लूजन्स निकालना है या क्वेश्चंस निकालना ताकि कंक्लूजन निकले, वो एनालिटिकल माइंडसेट इंजीनियरिंग में बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में आ जाता है. सो इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड एंड वो कैरी फॉरवर्ड होता ही है. वो यू कांट टेक इट आउट ऑफ एन इंजीनियर फॉर श्योर. और तेजस जी, आगे बढ़ते हुए जैसे हमने ये एक इंडियन इन्वेस्टर का माइंडसेट देखते हैं और हमारे भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर, जब हम उनसे बात करते हैं, डिस्कशन होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो हर किसी का भी आज की तारीख में मेट्रो सिटीज़ में खुद का घर होता ही है, राइट? बट एक हर किसी को ये होता है कि गांव में एक ज़मीन ले लो या फिर एक फार्म हाउस ले लो या फिर शहर में जैसे भी नवी मुंबई में मुझे और एक फ़्लैट लेना है या फिर पुणे में एक फ़्लैट लेना है. ये हमेशा चलता है उनका. और फिर उनका बट डिसीजन मेकिंग जो होता है सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर होता है कि ये पर्टिकुलर डेवलपर का फ्लैट है और ये पर्टिकुलर लोकेशन पे है. सिर्फ ये 2 ही चैनल चेक्स होते हैं और वो इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. सही गलत उसमें नहीं देखा जाता है. और हमने देखा है कि बहुत सारे एचएनआई इन्वेस्टर जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो रिटर्न्स की बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे डिस्कशन होती है. बट जब रियल एस्टेट की बात आती है तो उसमें मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन होता है. और ये देखा जाता है कि जस्ट मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी होती है. वो बात ठीक है कि एक ऑब्सेशन होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, बट डिसीजन मेकिंग जो होती है तो उसके लिए जो चैनल चेक्स होते हैं, मुझे जैसा लगता है 1 या 2 होते हैं. एक होती है अफोर्डेबिलिटी और दूसरा होता है लोकेशन, और फिर वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है. बट रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाया हुआ है, जहाँ पे ये होता है कि प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो उसमें ये होता है कि आपको उसका डिलीवरी लेट मिलता है. और ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट होते हैं सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए नहीं होते हैं, ये सारे जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए हो Correct. जाते हैं. तो उसमें आईआरआर काफ़ी कम
इनफैक्ट होता ही नहीं है यार, अगर हम लोग देखते हैं तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये नज़रिए से देखता है। तो आज आप जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो और आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे और आपका एक प्रोप्राइटरी टूल है कि जिसमें आप बहुत सारे चैनल चेक्स करते हो, तो आप हमारे दर्शकों को समझा पाओगे कि ये चैनल चेक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और आपका नज़रिया कैसे होता है? ओके, सो मैं आपके क्वेश्चन को पहले तो ब्रेक करता हूँ। तो मेंटालिटी कैसी है, रियल एस्टेट का ट्रैजेक्टरी कैसे होता है, वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। सो पहले तो हर कोई जो रियल एस्टेट देखता है बहुत बार हर्ड मेंटालिटी होती है। खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए आप इतना डिस्कशन नहीं करते हो जितना दूसरों का कितना बना है उतना डिस्कशन होता है। सो संतोष ने घर लिया और संतोष के घर का रेट डबल हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बन गई, उसका रेंटल शुरू हो गया है और रेंटल भी अच्छा खासा 1 करोड़ पे साल का 3 लाख 4 लाख आ रहा है। ये दिखता है, कोई रिटर्न नहीं देखता है। ये दिखता है कि इसका ओनरशिप हो गया है और ये रेंट पे डाल दिया है या ये खुद रह रहा है, इसका सेफ्टी हो गया है। वो हर्ड मेंटालिटी पे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अच्छा इससे और स्मार्ट कैसे काम कर सकते हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट क्यों लेना, बिकॉज उनको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन में रेट थोड़ा कम है और ऊपर जाके रियल एस्टेट में अपसाइड मिलता है। ये पहले हुआ करता था, पहले स्पेक्युलेटिव मार्केट बहुत था। ये इतना स्पेक्युलेटिव था बिकॉज रेरा नहीं था, डेवलपर्स प्लान पे बेचते थे। सो उस वजह से रिटर्न्स भी बनते थे कि मैंने 100 रुपये डाल दिया, 100 रुपये का घर खरीद लिया, लेकिन आज तो 10 रुपये ही डालना है। तब तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं था, तो आपने 5 रुपये 10 रुपये डाल दिया, लोन भी नहीं लिया और होल्ड किया और बीच में टूवर्ड्स दी एंड बेच दिया, 120 में बेच दिया। 120 मतलब 10 रुपये पे मेरे को 20 रुपये मिल गया, तो मेरा पैसा बन गया। तो तब हुआ करता था 3 साल में डबल, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था रियल एस्टेट में कि ले लो तो 2 या 3 साल में डबल हो ही जाएगा। ये फैलता है, ये मेंटालिटी फैलती है, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बिकॉज आप जब एंटर करते हो आप सिर्फ देखते हो कि मेरे पास आ गया है, लेकिन सही तरीके से वो पहली बात मिलेगा नहीं मिलेगा ये क्लैरिटी नहीं रहती है। सो आई रियलाइज कि ओवर अ पीरियड, अभी जब मुझे कोई पूछता है कि रियल एस्टेट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए आप किस में घुस रहे हो, सिर्फ लोकेशन नहीं होता है। हम लोगों को भी जब मैंने फर्स्ट ख़रीदा था तब ये नहीं पता था कि डेवलपर का पूरा कंस्ट्रक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लो अवेलेबिलिटी, उसके पास पैसा है कि नहीं। नियत की बात तो बहुत दूर की है, अभी पहले अगर नियत ठीक है और पैसा है तो वो कंस्ट्रक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये जो खरीदता है उसको कुछ अंदाज़ा नहीं होता। बिकॉज रियल एस्टेट इज़ प्रिडोमिनेंटली अ सेल्स इंडस्ट्री। रियल एस्टेट बेचा जाता है, खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। मतलब डेवलपर आप नहीं चाहो तो भी आपके सामने आ ही जाएगा, आपको जो सुनना है वही सुनाएगा, आपको रिटर्न्स दिखाएगा, आपको वो कंफर्ट दिखाएगा, इमोशनल नहीं हो फिर भी आपको इमोशनल बनाएगा, एस्पिरेशनल दिखाएगा। सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट दैट्स ऑल्सो एप्लीकेबल, सब जगह ही होता है, बट रियल एस्टेट पे ज़्यादा होता है बिकॉज बड़ा पैसा लगता है इसमें। बट जब कोई घुसता है तब वहाँ से एंट्री से एंड तक जो बीच में जो गैप होता है वो किसी को नहीं दिखता। और इस वजह से डेवलपर्स ने एट सम पॉइंट इन टाइम फ़ायदा उठाया है, बिकॉज उनका पैसा बन रहा था। कोई डेवलपर गरीब नहीं होता, ये तो ट्रुथ है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी और का पैसा यूज़ करता है। ये बायर्स को एक लेवल तक ही समझ में आता है, बिकॉज उसके ऊपर उनकी थिंकिंग जा नहीं पाती है, बिकॉज उनको पता ही नहीं क्या चेक किया जाए। वो लॉयर को लगा भी देंगे, हार्डली कोई लॉयर लगाता है चेक करने के लिए कि ये टाइटल क्लियर है कि नहीं। डेवलपर ने बोल दिया हो गया, क्यों? क्योंकि संतोष ने बोला कि उसने खरीदा है ठीक है, या उसने बोला है ठीक है तो हम लोग भी खरीद लेते हैं, थोड़ा डिस्काउंट देने को रेडी। यहाँ तक ही सोच जाती है। बट इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ऐसे नहीं काम करता है। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल होप्स पे नहीं जाता है, बिकॉज ये पैसा खुद का नहीं होता है, ये पैसा रिस्पॉन्सिबल पैसा होता है, कहीं से आया हुआ होता है, ये मैनेज्ड पैसा होता है। राइट। सो यू हैव टू एंश्योर कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो। अगर संतोष ने इन्वेस्ट किया है किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, लेट्स से आर्बर के साथ,
और संतोष ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर्स नहीं हो, विच मीन्स सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स होने ज़रूरी है। सबसे पहला, आपने लोन ले लिया, मैं बायर को पूछता हूँ आपने लोन ले लिया, लेकिन वो डेवलपर ने वो पैसा प्रोजेक्ट में डाला ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? या पैसा वो लेकर बैठ गया और कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर के खुद के पैसे से नहीं बनता है। मेजरली बहुत कम, लेस देन 1% होंगे जो लोन नहीं लेते हैं। ओके, विच मीन्स कंस्ट्रक्शन फाइनेंस होता ही है, विच मीन्स प्रोजेक्ट में जो पैसा आता है वो पहला राइट किसी और का होता है, जो इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो अगर वो डेवलपर ने वो सर्विस नहीं किया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो क्या होगा आपके पैसे का? आपने जो खरीदा उसका क्या होगा? नोबडी आस्क्स दीस क्वेश्चंस, पूछता नहीं है। कल को टाइटल, ऐसे 1000 पॉइंट्स हैं जो चेक करने लायक होते हैं, हमने 1150 निकाले हैं। ओके, सब कुछ चेक नहीं हो पाता है, बट एटलीस्ट पता होता है कि ये इतने तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, आपने 2 निकाले हैं। सो द वे ऑफ इंस्टीट्यूशन इज टू एंश्योर कि ये सब एटलीस्ट चेक में रहे, विच मीन्स जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट ख़त्म हो, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करनी है, ऑलमोस्ट 100% करनी है। वो फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता, बट रिस्क मिटिगेशन इज़ द बिगेस्ट टास्क। स्ट्रक्चरिंग का आउटपुट वही होता है कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंट्री इज़ वेरी इजी, एंट्री को कुछ नहीं लगता है, मैं आपको इतना अच्छे से कन्विंस कर दूंगा, आप डाल दोगे। अभी मैं आपको पूछूंगा एग्जिट करके दिखा दो, वहाँ से एग्जिट के बीच में ये सब होता है, और यही अगर आपके पास कंट्रोल में नहीं है तो आप एग्जिट तो भूल ही जाओ, वो होपफुल हो जाता है जी। एंड इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करते हैं कि कैपिटल जो दिया जाता है वो उसका सीनियरिटी है, डेवलपर कंट्रोल में है, कंस्ट्रक्शन कंट्रोल में, मॉनिटरिंग अच्छे से होती है और एग्जिट्स दिख पाता है। सो दिस इज़ द गैप बिटवीन अ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट हु डजंट गो द इंस्टीट्यूशनल राउट एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन अ डेवलपमेंट, जहाँ पर सब कुछ देख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है, और ये होप में नहीं कि हो जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। तेजस जी, दर्शकों के समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें और डीप डाइव करेंगे। हम लोग ये जितने चैनल चेक्स है सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट एक जो मेजर चैनल चेक्स जो होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब देखता है कोई भी प्रॉपर्टी, उनको इनके पास कोई एक प्रपोजल आता है, तो मेजरली आप क्या क्या चीज़ें ऐसे देखते हो जो हमारे दर्शक भी समझ पाए और उनको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अरे यार हम लोग तो ये कुछ भी नहीं देखते हैं एज ए इंस्टीट्यूशनल लेवल का, कितना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, क्या हिसाब से वो देखते हैं। तो अगर आप कुछ Yes, जो इम्पोर्टेंट पहलू है उसके ऊपर अगर आप सो पहले ये देखते हैं कि जब कोई खरीदता है तो क्या होता है, एंड वो रिस्क पैरामीटर्स जो हैं डीप डाइव करने के पहले ये समझेगा कि जब कोई घर खरीदता है, इट्स एक प्रोजेक्ट में, एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदता है, कंपेयर टू जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो आता है, वहाँ पर अगर आप डालते हो तो वो रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर पैरामीटर्स आर मेनी। यहाँ पर आप क्यों लेते हो घर? आप लेते हो क्योंकि आपको खरीद के अपने पास रखना है, या आपको अपसाइड चाहिए, या आपको रेंट पे डालना है। इसके अलावा कोई पर्पस नहीं होता, करेक्ट? बट इंस्टीट्यूशन का पर्पस होता है रेगुलर कैश फ्लो एंड एन अपसाइड, बट दैट इज नेवर द प्राइमरी आउटकम और प्राइमरी रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न सेकेंडरी होता है, अश्योरेंस ऑफ द मनी कि ये आएगा ही आएगा, ये प्राइमरी आउटपुट होता है, प्राइमरी पर्पस होता है। अब ये कैसे होता है? सो मैंने बताया इतने सारे पैरामीटर्स हैं, ये सब बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स अ कोर्स इन इटसेल्फ, बट इसको अगर मैं 1000 को मैं 100 में डाल दूँ, और 100 को भी कैटेगराइज करके 10 में डाल दूँ, और 10 को भी कैटेगराइज करके 3 में डाल दूँ, तो ये सब लोगों को पता है ये 3 हेड्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दोज। सो सबसे पहला, कोई भी प्रोजेक्ट में जब इंस्टीट्यूशन घुसता है, पहले ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर काम होता है, उसके लिए अप्रूवल्स होता है। सो फर्स्ट सेगमेंट और फर्स्ट रिस्क कंपैरिजन आप कॉन्टेक्स्ट में डालो, इंस्टीट्यूशन क्या देखता है और इंडिविजुअल क्या देखता है। ये है, इंस्टीट्यूशन देखता है कि टाइटल क्लीन है कि नहीं,
रियल एस्टेट लैंड का ओनरशिप का फ्लो कहाँ से ये आई थी। ज़मीन तो है, ज़मीन तो 100 साल पुरानी भी हो सकती है। अगर टाइटल क्लीन नहीं है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उसको हाथ नहीं लगाता है। अभी हाथ लगाएगा तो फिर देन ऑब्वियसली वो रिस्क बढ़ जाती है, रिटर्न बढ़ जाता है। जी। करेक्ट। सेकेंड, लेट्स से आपने ज़मीन ले ली, टाइटल क्लीन है, बट आपको यहाँ से अभी प्लान बनाना है एज अ डेवलपर। वो देखना पड़ता है इंस्टीट्यूशन को कि इसने क्या प्लान बनाया है और वो प्लान के लिए अप्रूवल्स है कि नहीं। बिकॉज अप्रूवल्स के बिना कोई भी ज़मीन को आप एफएसआई में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। एफएसआई इज कंस्ट्रक्शन स्क्वायर फुटेज का नंबर। भी एक ज़मीन पे कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना वाइड जा सकते हो, ओके। एफएसआई। सो अप्रूवल्स का रिस्क होता है। अप्रूवल्स में बहुत सारे आप नीचे जा सकते हो, कौन सा अप्रूवल्स, एनवायरमेंटल अप्रूवल, फायर एनओसी, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, बहुत सारे होते हैं। ये होने के बाद फिर आप प्रोजेक्ट शुरू करते हो, डेवलपर प्रोजेक्ट शुरू करता है, उसके लिए उसको चाहिए होता है पैसा। करेक्ट। बिकॉज अभी ज़मीन क्लियर है, अप्रूवल भी आ गया है, लेकिन खड़ा कैसे करेगा बिल्डिंग। खुद का पैसा जितना डालना था वो फर्स्ट लेग में चला गया। सो नॉर्मली 33 होता है। 33% इन लैंड एंड अप्रूवल, 33% इन कंस्ट्रक्शन, 33% इज व्हाट ही टेक्स अवे होम। अभी थोड़ा स्लाइड चेंज हो गया है, बट लेट्स कीप इट सिंपल अभी के लिए। सो सेकेंड लेग है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। वो पैसा इनफ होना चाहिए कंस्ट्रक्शन खत्म करने के लिए। बिकॉज क्या हो जाता है, उसके पास 100 यूनिट है बेचने के लिए, 100 यूनिट में 30 यूनिट प्रॉफिट है, 70 यूनिट तो चाहिए उसको कंस्ट्रक्शन के लिए। वो 70 यूनिट जब तक बिकते नहीं हैं तब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। ये बायर को नहीं समझ में आता है। वो तो एक बायर है, वो उसके पैसे से डेवलपर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये उसका विजिबिलिटी ही नहीं है। विच मीन्स डेवलपर को सेल्स पे डिपेंडेंसी पूरी रख नहीं सकता वो। ये बायर को नहीं समझ में आता है, बट ये इंस्टीट्यूशन को समझ में आता है। इस डेवलपर ने अगर बेचा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। सो बैकवर्ड कैलकुलेशन होता है। पीक फंडिंग एनालिसिस में अगर टर्म्स में बात करें तो एक पीक फंडिंग एनालिसिस कि कितना इसको पैसा लगेगा ही लगेगा। इसके ऊपर लग्जरी है, मतलब कंटिजेंसी के लिए रख सकते हो, बट इतना तो लगेगा ही लगेगा। या कितना लेगा वो अपने से। अगर मैं उसको 100 रुपया कमिट भी कर दूं तो कितना उसको लगने वाला है, 70 रुपये तो लगने ही वाला है। तो 70 रुपये मैंने कमिट करके रखना चाहिए ताकि पता है प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, प्रोजेक्ट सेफ है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ सेल्स पे डिपेंडेंसी रही, बीच में रुक गया, प्रोजेक्ट का डिले शुरू हो जाता है और डिलेड प्रोजेक्ट को बायर नहीं मिलता। ओके। सो डबल वैमी है। एक तो आपने जिस प्रॉब्लम खड़ी कर दी, बायर भी नहीं आ रहा है और पैसा नहीं है आपके पास, ओके। और प्रोजेक्ट डिफॉल्ट होगा। सो जब डेवलपर्स आते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास, ये देखना पड़ता है कि कितना पैसा ज़रूरी है जो ख़त्म करेगा प्रोजेक्ट। और उसमें दूसरा बैलेंसिंग ये होता है कि कितना देना ज़रूरी ताकि प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट बर्डन नहीं आए। 100 रुपये का अगर कॉस्ट है, पूरा 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है उसको, कुछ तो बेचेगा। सो दैट बैलेंस इज, ये अपना एक्सपीरियंस से आता है कि कितना देना है और कितना नहीं देना है। सो वो एक अमाउंट आ गई, मतलब पैसा है। अभी वो पैसा एक बार देना है कि माइलस्टोन्स बेस देना है, ये बायर को नहीं समझ में आता। बिकॉज पैसा अगर डेवलपर को दे दिया और वो लेकर भाग गया तो इंस्टीट्यूशन भी गया और जिन जिन को बेचा है उनका भी पैसा डूब गया जी। ये तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, ये अंदर की बात है। सो वो जो अकाउंट्स है उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। जहाँ पर पैसा जा रहा है, बायर का पैसा, इंस्टीट्यूशन का पैसा या डेवलपर ने अपना इक्विटी डाला है, वो जिस अकाउंट में जा रहा है वो अकाउंट को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेकेंड लेग विच इज़ कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बोलते हैं उसको। एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म होता है। फिर कल को अगर डेवलपर ने, वो क्वेश्चन आता है सबका कि वो डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो क्या करेंगे। अभी उसके रीज़न बहुत हैं, बट अपने दिमाग में तो ये होता है कि अरे डेवलपर कितना भी अच्छा हो वो नहीं ख़त्म करने वाला है, डर लगता है। ये डर को हम लोग आज ही आंसर करना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए, यूक्रेन वॉर हो जाए, कोविड हो जाए, अभी मिडल ईस्ट वॉर हो जाए,
एक प्रोजेक्ट में पैसा तो डाल दिया है, बायर ने तो खरीद लिया है, बायर को थोड़ी पता है ये कैसे मैनेज करने वाला है। बायर तो न्यूज़ पढ़ते हैं, बट ऑन द ग्राउंड डेवलपर की क्या हालत हो रही है ये किसको पता होता है? ये केवल इंस्टीट्यूशन को पता होता है। क्यों? क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा होता है। जी क्योंकि बिजनेस प्लान दिया हुआ होता है कि ये 3 साल में बिल्डिंग कैसे खत्म होगी, जी महीने महीने में पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कैसे यूज होगा कंस्ट्रक्शन में। तो ये सेकेंड पैरामीटर। बट सेल्स पे डिपेंडेंसी होती है तो सेल्स रिस्क सबसे बड़ी रिस्क है। इफ सेल्स इज द बिगेस्ट रिस्क, तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपर की कैपेबिलिटी है कि नहीं बेचने की। बिकॉज रियल एस्टेट तो बिकता है, डीएलएफ का भी बिकता है और नॉन डीएलएफ का भी बिकता है, राइट? लोधा का बिकता है, नॉन लोधा का भी बिकता है। ये बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंग हो, बिकता है क्योंकि प्राइसिंग डिस्कवरी हो जाती है। देयर इज अ डिफरेंस, उसका प्राइसिंग अलग होगा, इसका प्राइसिंग अलग होगा, बट फिर भी नहीं बिका तो एंड इट्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज वही पैसे से सर्विसिंग होती है, वही पैसे से कंस्ट्रक्शन भी होता है, वरना डेवलपर खुद का पैसा तो डाल चुका है ऑलरेडी। सो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, सर्विसिंग भी होनी जरूरी, विच मीन्स सेल्स रिस्क देखनी पड़ती है कि आपने कौन से माइक्रो मार्केट में क्या प्राइसिंग में क्या कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च किया है, और आप नहीं करते हो तो हम लोग क्या बैठे रहेंगे? कंस्ट्रक्शन तो खत्म करना है। दैट इज एक्टिव मॉनिटरिंग दैट हैपेंस। सो जहाँ पर अ गुड इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो, वो अपनी स्टेप इन राइट्स भी लेता है कि आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो मेरे पास राइट्स है, आपने बेचा नहीं तो मेरे पास राइट्स है बेचने की। अभी ये मॉनिटर करने के लिए बायर तो सच नहीं है, उसके पास तो है ही नहीं कैपेबिलिटी क्या, ही डजंट इवन नो ये करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस में भी डिफरेंस आता है। दो इंस्टीट्यूशंस में भी एक इंस्टीट्यूशन अच्छा क्यों कर पाता है, क्योंकि वो देख पाता है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है फाइंडिंग्स में, ड्यू डिलिजेंस फैक्ट फाइंडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है कि ये चीज़ पे ध्यान देना है। जिसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस एजेंसीज होते हैं, मॉनिटरिंग एजेंसीज होते हैं, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं, सेल्स फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जो करते हैं कि सेल्स का पैसा अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस सब का हेल्प लेना पड़ता है। ओके ये बायर को कुछ नहीं पता होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे यू इन्वेस्ट डायरेक्टली। इट्स लाइक सेइंग कि मैंने डाल दिया है और डेवलपर पे भरोसा कर रहा हूँ कि भाई तुम मेरा पैसा बचा देना प्लीज। मतलब तू अच्छा आदमी है और तेरे को पता है तू क्या कर रहा है, और तू खत्म भी करेगा, और तू मुझे पहले पैसा वापस देगा या मेरे को पहले घर देगा, और फिर तू उसके बाद तेरा प्रॉफिट ले जाएगा। जी दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? डेवलपर का प्रॉफिट तो बिल्डिंग खत्म होने के बाद ही आता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा गैप है ये अजम्पशन में कि ये सब हो जाएगा, और फिर बाद में केसेस होते हैं कि डेवलपर ने ये सब नहीं किया और डिफॉल्ट हो गया, और बैंक का एनपीए हो गया, एनबीएफसी का एनपीए हो गया, एआईएफ का डिफॉल्ट हो गया। सो अ गुड इंस्टीट्यूशन विल नोज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये ब्रॉड कैटेगरी में लैंड एंड अप्रूवल रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क एंड सेल्स रिस्क, ओके ये तीन होते हैं, जिसमें वो 10 के और 10 पैरामीटर्स होते हैं। वो 100 हो गए, वो 10 के और 10 पैरामीटर्स होते हैं तो 1000 हो जाते हैं। ओके बिकॉज हर चीज का माइक्रो ब्रेकडाउन चेक्स एकदम धीरे धीरे ब्रेकडाउन कर सकते हो आप। जी जी सो देयर इज नो एंड टू इट। ओके आप जितना बेटर कर सकते हो, जितना अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो, उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम हो जाता है। ओके अभी जैसे आप एक प्राइवेट क्रेडिट प्रोवाइड करते हो डेवलपर्स के लिए, और मुझे ऐसा लगता है डेवलप मार्केट में ये कंसेप्ट काफ़ी पॉपुलर है, और अभी अपने यहाँ पे भी काफ़ी ज़ोरों से ये कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है, और डेवलपर्स जो जिनको ये बैंक का जो क्रेडिट है इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलता है, तो हमने पहले ये देखते थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले होते थे, डिफ़ॉल्ट होते थे, पर जब से प्राइवेट क्रेडिट का एक्सेस उनको मिला है तो हमने ये मोस्टली ट्रेंड देखा है कि प्रोजेक्ट्स थोड़े से टाइम पे डिलीवर हो जाता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे हो जाता है। तो ये जो आगे बढ़ते हुए क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्राइवेट क्रेडिट जो ट्रेडिशनल क्रेडिट है उसको रिप्लेस करेगा, ये हैंड इन हैंड रहेगा? सो पहले प्राइवेट क्रेडिट को डिफाइन करते हैं। सो इट्स प्राइवेट एंड इट इज क्रेडिट। सो प्राइवेट मतलब वो कोई भी पब्लिक सोर्सेज से नहीं आ रहा है, इक्विटी मार्केट से नहीं आ रहा है, करेक्ट, या लिमिटेड कंपनी अपना पैसा रेज नहीं कर रही है पब्लिक से, करेक्ट, लिस्टिंग से नहीं आ रहा है, एंड
प्राइवेट इक्विटी भी होता है, प्राइवेट क्रेडिट भी होता है। इक्विटी जो वैल्यू अपसाइड में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज प्राइवेट इक्विटी। और प्राइवेट क्रेडिट वो है जो डेवलपर के साथ जो वैल्यू अपसाइड खुद रखने वाला है उसको मॉनिटर करके अपना एक रेगुलर कैश फ्लो स्ट्रीम बनाना चाहता है, दैट इज क्रेडिट। सो प्राइवेट सोर्सेज से जो ये क्रेडिट में डालता है, जो बैंक आजकल करता है, एनबीएफसी आजकल करता है, वो अगर अवेलेबल हो जाए मासेस के लिए, दैट इज प्राइवेट क्रेडिट। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बैंक्स हैव देयर लिमिटेशंस, रेगुलेटरी लिमिटेशंस होते हैं, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट से रिलेटेड। एनबीएफसीज का पैसा थोड़ा कॉस्टली होता है, और वो भी अभी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी डाल दिया आरबीआई ने, एज मच एज बैंक्स को जो जाता है। सो डेवलपर्स को जब वैल्यू के लिए पैसा चाहिए होता है, वैल्यू के लिए पैसा मतलब एक है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा, ठीक है, जो सेल से वो ला सकता है तो वो लेगा नहीं लेगा उसकी मर्जी। बट जब उसको ज़रूरत होती है जो बैंक या एनबीएफसी नहीं दे सकता अर्ली स्टेज पे, या फॉर सम पर्पसेस जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज को अलाउड नहीं है, या कोई और इंस्टीट्यूशन, मल्टीपल रीजंस हैं जहाँ पर रेगुलर राउट से पैसा आ नहीं सकता, बिकॉज इट इज टर्म्ड रिस्की बाय डिफॉल्ट। वो रिस्क अगर मिटिगेट भी हो रही है तो भी वो नहीं कर सकते। वो लिमिटेशन की वजह से प्राइवेट क्रेडिट एज अ मार्केट स्पेसिफिकली, इट्स नॉट जस्ट इन रियल एस्टेट, प्राइवेट क्रेडिट नॉन आरई में भी जाता है, एंड दैट्स अ मच मच लार्जर एरिया ऑल्सो, जिसमें डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स हैव फाउंड अ वे कि मासेस को टैप कैसे करें। व्हाई डज अ पर्सन हैव टू पुट मनी इन द बैंक अकाउंट या एफडी का पैसा डाले और वो पैसा बैंक लेंड करे? वो राउट अभी शॉर्ट हो गया है, एंड इंस्टीट्यूशंस कैन मैनेज दैट मनी और अलाउ पीपल टू go through them and invest in the same entity with much larger or much better control, much better structuring. So real estate में टाइम ड्यूरेशन जो होता है, प्राइवेट क्रेडिट में सब कुछ टाइम होता है। इक्विटी जैसा वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का होराइजन होता है। रियल एस्टेट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो और स्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हो, प्राइवेट क्रेडिट इज इक्वल टू अ स्ट्रक्चर्ड डेट इन्वेस्टमेंट, ओके, एज सिंपल एज दैट। आपने डाल दिया और लोन दे दिया, उसको प्राइवेट क्रेडिट नहीं बोलते हैं, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चरिंग। आपने भरोसे पे डाल दिया, देयर इज नो स्ट्रक्चरिंग एंड देयर इज नो क्रेडिट नेचर टू द इन्वेस्टमेंट। सो ये जो टाइम में पैसा आने का जो स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, जो रियल एस्टेट में बहुत रिस्की होता है, या तो आपका पैसा डूब रहा है या पैसा कंपाउंड हो रहा है, ये दो ही चीज़ें होती हैं। अगर आपने ध्यान दिया या नहीं दिया उसके ऊपर है, तो इंडिविजुअल्स को वो कैपेबिलिटी होती नहीं है। सो प्राइवेट क्रेडिट में जब इंस्टीट्यूशंस करते हैं, दे गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस एंड अलाउ दिस टू बिकम अ मीन्स ऑफ अर्निंग और मीन्स ऑफ पैसिव इनकम फॉर मासेस। ओके, मासेस नहीं बोलेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ रिटेल प्रोडक्ट, देयर आर गाइडलाइंस। सो कंपनी लॉ और सेबी के हिसाब से आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, लिस्टिंग में भी जा सकते हो, बट देयर इज अ लिमिटेशन। इट्स ये आईपीओ जैसे आप मास स्केल पे नहीं डाल सकते हो, ये सबको अलाउ कर दिया। ओके, इट हैज़ टू बी स्टिल अ प्राइवेट अफेयर, इसलिए प्राइवेट क्रेडिट। ओके। तेजस जी, अभी ये टेक्निकल एस्पेक्ट तो हमने इसमें समझ लिए कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या रिस्क मिटिगेशन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखता है। तो थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे कि आर्बर की जो ऑफरिंग्स है इन्वेस्टर्स के लिए, कि आर्बर का एक, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, तो हाउ आर्बर इज़ यूनिक। और दूसरी बात, फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा, आप उसका जवाब दीजिए कि आर्बर के पास क्या प्रोडक्ट्स है और उसका क्या आईआरआर आपने पहले डिलीवर किया हुआ है। ऑब्वियसली प्रोजेक्शन हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो आपने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करी रहेंगी उसमें आपने क्या रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। तो पहले आर्बर की फिलॉसफी, आर्बर का बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके समझेगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सो मैंने पहले बताया कि इंडिया एज अ कंट्री स्ट्रक्चरली साउंड आ रहा है कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ।
विच मीन्स कि बहुत सारा पैसा अभी आ रहा है इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, द नंबर ऑफ फैमिली ऑफिसेस जो बड़े हो गए हैं और जो सिग्निफिकेंट पैसा डाल सकते हैं। आई वुड पुट कोई भी फैमिली जिसके पास $100 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, $1 बिलियन बहुत ज़्यादा हो गया, चलो $100 मिलियन भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1000 करोड़ के आसपास। मैं बोलता हूँ जिसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा है, 10 मिलियन से ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे आने लग गए हैं फैमिली ऑफिसेस। उनको समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट जो पहले तरीके से करते थे उससे बेटर हो सकता है। सो पैसा इंस्टीट्यूशन से बाहर से आ रहा है, फैमिली ऑफिसेस का तरीका चेंज हो गया, उनका पैसा अभी डायरेक्शन आने लग गया है टुवर्ड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड, नंबर ऑफ अल्ट्रा एचएनआईज इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा है बट अपॉर्चुनिटीज अच्छे निकालना, जहाँ पर ये पैसा जाएगा, ये जो गैप है ये कभी मीट नहीं हो पाया था। ओके, पहले ये पैसा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में जाता था और इनएफिशिएंट वे में जाता था, जैसे अभी डिस्कस किया, जहाँ पर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो अभी ये अवेयरनेस जो आया है, बिकॉज इंडिया स्ट्रक्चरली साउंड, फैमिली ऑफिसेस आर स्मार्टर, अल्ट्रा एचएनआईज नो देयर इज अ गुड स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज अवेलेबल अपने पास, तो मैं क्यों डायरेक्ट रियल एस्टेट में जाऊँ। ऑफ कोर्स एलोकेशन है, आप छोटा रखो, अपने घर के लिए रखो या कैश फ्लो के लिए रखो, बट लार्ज चंक, बहुत बड़ा चंक जा सकता है अच्छे स्ट्रक्चर्ड मैनर में, करेक्ट। तो ये हो चुका है, बट हम लोगों ने इतने 20-22 साल में ये देखा, कैपिटल जो आता है वो क्या लेवल पे बैठता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे बायर का या डायरेक्ट इन्वेस्टर का कैपिटल स्टैक बोलते हैं, सीनियर सेक्योर्ड, देन सबऑर्डिनेट सेक्योर्ड, देन सबऑर्डिनेट, देन अनसेक्योर्ड। जो पहला जो इंडिविजुअल का पैसा जाता है वो सबसे बॉटम में बैठा हुआ होता है। सबको पैसा मिलने के बाद बच गया तो आपको पैसा मिलेगा, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल। हमने वो देखा कि कैपिटल गेटिंग इन्वेस्टेड, डिमांड बहुत है, पैसा भी है, वो सही तरीके से मैच नहीं हो रहा था, बिकॉज इन्वेस्टर्स वर टेकन फॉर अ राइड, बिकॉज दे डिड नॉट नो, उनको पता नहीं था कि सही तरीके से डालते कैसे, करेक्ट। सो आर्बर फॉर्म हुआ था, हम लोगों ने जब ये देखा, और इन्वेस्टर्स थाउजेंड्स ऑफ देम ओवर द लास्ट 20 years दैट वी हैव इंटरेक्टेड, उन्होंने हम लोगों को ये प्रॉब्लम बताए कि उनका पैसा सेफ नहीं है, या जो उनको जैसा चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। क्या नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता। मैंने दे दिया किसी मैनेजर को पैसा, वेल्थ एडवाइजर हो या फंड मैनेजर हो या एआईएफ मैनेजर हो, मुझे पता नहीं चलता पैसा कहाँ जा रहा है, उसका क्या आउटपुट है, कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था। थर्ड, फंड मैनेजर पहले यूज्ड टू अर्न मोर देन द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर के पहले। सो ये गैप दिखा हम लोगों को। सो देयर वाज अ नीड फॉर अ चेंज। सब लोग बोलते हैं हमारा मॉडल इन्वेस्टर सेंट्रिक है थियोरेटिकली, बट जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना कि पहले कौन कमाएगा या जब डाउनटर्न आएगा कौन ऊपर है, ये कोई दिखा नहीं पा रहा था। ऑन टॉप ऑफ इट रियल एस्टेट लो, अभी ये तो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, पीएमएस हो या फंड मैनेजर हो, अलाइनमेंट वही होता है जहां पर आप पहले नुकसान लोगे, क्लाइंट को नहीं नुकसान लोगे, इन्वेस्टर को नुकसान नहीं लोगे, जो जिसके बेसिस पे आपका बिजनेस चल रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट रियल एस्टेट में हम लोगों ने देखा है बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने कैसे परफॉर्म किया है। एनपीएस होते हैं बट एनपीए 1% एनपीए पे सेलिब्रेशन होता है कि 1 ही है, बट 1 ऑफ हाउ मेनी लाख करोड़, और वो पैसा तो इंडिविजुअल्स का है एट द एंड ऑफ द डे। सो वी रियलाइज कि देयर वाज अ वे टू फ्लिप दिस वे ऑफ फंक्शनिंग। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर डिसीजन जो लिया है और हर स्ट्रक्चरिंग जो किया है, वहाँ पर देखा है कि इन्वेस्टर को पहले एग्जिट मिले। सो आर्बर का डिफरेंस ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग अनलेस डीम हो कि वो रिस्क या तो कंप्लीटली मिटिगेट नहीं हो गई हो, जैसे 3 रिस्क मैंने बताए, वो कंप्लीटली मिटिगेट होनी चाहिए। लैंड टाइटल रिस्क लेना ही नहीं है, अप्रूवल रिस्क लेना ही नहीं है, फाइनेंशियल क्लोजर होना ही चाहिए, उतना पैसा मैं दूंगा ताकि मेरे पैसे से ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। जो बचता है सेल्स का पार्ट, वो कंट्रोल वाला पार्ट है। अभी कुछ पार्ट होता है जो आप कंप्लीटली जीरो कर सकते हो रिस्क,
और कुछ रिस्क होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। किसने देखा है क्या हो जाएगा? कोविड हो गया तो सेल्स नहीं हो रहा था, Sure. बट यू नीड टू बी इन 100% कंट्रोल इन दैट सिचुएशन। कोई ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको रिटर्न, गारंटी डज नॉट एग्जिस्ट, बट व्हाट मैटर्स इज द कम्युनिकेशन इन द कॉन्वर्जेशन, हाउ आई वुड परफॉर्म व्हेन थिंग्स जो एकदम बुरी हो जाए इंडस्ट्री लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे, तो मैं कैसे, मेरा बिहेवियर क्या होता है आपके पैसे की तरफ, दैट मेक्स अ गुड ट्रस्टवर्दी कॉन्वर्जेशन एंड दैट मेक्स अ गुड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप ऑफ द क्लाइंट। क्योंकि सिर्फ अच्छी टाइम में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने से आके बता रहा हूँ कि सर ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस इज हाउ आई एम प्रिपेयर्ड। क्या क्या प्रॉब्लम्स है डेवलपर के, नीयत खराब हो गई, क्या कर लोगे आप? सेल्स नहीं हुआ वो तो बता ही दिया, कंस्ट्रक्शन में लेबर कॉन्ट्रैक्टर आया नहीं, या डेवलपर और आर्किटेक्ट का मिली भगत है, या 1 टन का माल आ रहा है 10 टन का बिलिंग हो रहा है, या देर इज अ कॉम्पोनेंट इन अ परचेज, पूरा अकाउंट में आ ही नहीं रहा पैसा, डेवलपर डाइवर्ट करता है पैसा। इससे बहुत रीजंस है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट पे तकलीफ आ सकती है। सो हम लोगों ने इसको थियोरेटिकल नहीं रखते हुए, क्यों मैं थियोरेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स, एनबीएफसीज एंड लॉट ऑफ दीज पीपल दे आर बाउंड बाय अ वे ऑफ फंक्शनिंग, वो चेंज नहीं कर सकते। उनका बिजनेस है डिप्लॉयमेंट, अपना बिजनेस है रिकवरी एंड एनफोर्समेंट। बहुत एटीट्यूड का डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत इजी होता है, मेरा बिजनेस एग्जिट है। एग्जैक्टली। एग्जिट कैसे लाना है अगर मुझे पता नहीं तो मैं घुस ही नहीं सकता, मैं क्या बेसिस पे आपको बोलूंगा? सेकेंड थिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और मैं जेन्युइनली ये करने वाला हूँ? सो हम लोगों ने वो भी फाइंड आउट किया कि जब तक मैं मेरा पैसा नहीं डालता हूँ, स्किन इन द गेम बोलते हैं, तो आपको लगेगा ये तो एडवाइजर है, इसको क्या फर्क पड़ता है, ये तो फीस लेके लेटर ऑन मैं फीस थोड़ी वापस लेने वाला हूँ। सेकेंड, वी हैव अलाइंड आवर इनकम also to the exit, Okay. which is rare. I can tell you that because जब इन्वेस्टर्स का एग्जिट होता है तब हमारा अर्निंग होता है, तब तक सिर्फ कॉस्ट रिकवरी होती है। अच्छा। थर्ड, इन्फोर्समेंट। कल को लेट्स से मुझे सब तो नहीं पता है, किसी को सब कुछ नहीं पता है, बिकॉज आपको कोई ना कोई डेवलपर आपसे स्मार्ट तो मिल ही जाएगा, करेक्ट? आप जिसको पैसा देते, अगर उसने कोई तरकीब निकाल ली, आपने 99% कवर कर लिया है, वो 1% रह गया, और वो स्मार्ट डेवलपर ने वो 1% को बलून करके 100% कर दिया और डिसाइड कर लिया कि आपको पैसा देना ही नहीं वापस, तब आप क्या करोगे? आपके पास क्या रिकोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल रिकोर्सेज क्या क्या है टू एंश्योर कि पैसा फिर भी वापस आए? दैट इज मटेरियल। सो हम लोगों का जब आर्बर फॉर्म हुआ, ये माइंडसेट से फॉर्म हुआ, जिसके लिए हम लोग लॉयर्स के साथ बैठे, डेवलपर्स के साथ बैठे, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठे, लार्ज इन्वेस्टर्स के साथ बैठे जिन्होंने फाइनेंस किया है और डेवलपर्स जिन्होंने हाथ जलाया है, इंटरमीडियरीज के साथ बैठे कि उनके क्लाइंट्स ने क्या सफ़र किया है, और जो क्लाइंट्स ने सफ़र किया उनके साथ भी बैठे। अच्छा। तो एक यूनिवर्स हो जाता है जिसमें पता चल जाता है कि ये 50 पॉइंट से जो ट्रबल करते हैं और ये नहीं करना है। और ये नहीं करना है, या इनको कंट्रोल करना है, एंड नॉट थियोरेटिकली, बिकॉज एवरीवन इज अ पेपर टाइगर। या बिकॉज क्या लगता है, कोई भी ग्रेड ए या ट्रिपल ए लॉयर को रखने को कुछ नहीं पैसा लगता है, बट वो भी क्वालिफाइड आउटपुट आता है उनका कि ये है तो ये है। सो यू हैव टू वर्क विथ ऑल योर पार्टनर्स, टेक इनपुट्स फ्रॉम दीज पीपल एंड एंश्योर कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो वाटर टाइट है। डेवलपर चाहे भी तो उसमें पोक नहीं कर सकता, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हम लोगों ने एनफोर्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स रिस्क। सो डिफरेंस ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच में ये है कि सेल्स रिस्क जो सबसे बड़ी रिस्क है, बिकॉज जिसने बेच दिया वो सक्सेसफुल, जिसने नहीं बेचा वो फेलियर, ये तो पता है। हम लोगों ने वी अक्वायर्ड अ वेरी लार्ज कंपनी विच डज ओनली सेल्स, माइंडेड सेल्स, जो अगर महीने का 200 से 400 करोड़ कर सकती है, साल का 3000 से 4000 करोड़ कर सकती है, जहाँ पर
वी पुट इन से 100 crores इन अ प्रोजेक्ट फॉर 3 years, 3 साल डालते हैं, तो वो 100 करोड़ रिकवर करने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ है। मैं मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ब्रोकर्स पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, वो डेवलपर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो बेचेगा, वो पैसा प्रोजेक्ट में लाएगा और मुझे भी देगा, रिकवरी भी करके देगा, प्रिंसिपल भी वापस करेगा, इंटरेस्ट भी वापस करेगा। नहीं किया तो बैंक्स डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी टुडे, दे हैव टू डिपेंड ऑन एन एक्सटर्नल एंटिटी, एनफोर्स करना पड़ता है सरफेसी में या एनसीएलटी में, और मार्केट में जाके नीलामी करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू हैव अ स्टैम्प कि ये डिफॉल्टेड प्रोजेक्ट है, उसका वैल्यू वैसे ही इरोड हो जाता है। और वैल्यू किसका इरोड होता है? डेवलपर का तो गया ही, बट जो इन्वेस्टर है, जो लेंडर है, उसका भी गया ना। राइट। सो व्हेन यू नो कि ये होता है, आप बैठे कैसे रह सकते हैं? सो दैट इज द चेंज। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने चेंजेस लाए हैं। सो जैसे सेल्स का पार्ट हो गया। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ द एस्क्रो अकाउंट ऑफ द मनी। हर चीज, इवन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, अगर आप डेवलपर के साथ पार्टनर बोल के काम करोगे और उसको इंसेंटिवाइज रखोगे, अलाइन रखोगे इंटरेस्ट, तो अपना इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर के साथ वाला है, वो उसका भी इंटरेस्ट हो जाता है, अलाइन हो जाता है। विच मीन डेवलपर को डिसिप्लिन देना पड़ता है। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ये डेवलपर डिसिप्लिन है, राइट? सो आज डे 1 पे यू हैव टू शो कि ये है, दिस इज हाउ अ प्रोफेशनल डेवलपर एंटिटी विच इज एन ऑनगोइंग कंसर्न, सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मोहताज नहीं है, एक प्रोजेक्ट का डेवलपर नहीं है ये। ही वांट्स टू डू बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर। को कैसे बिहेव करता है वो आज देना पड़ता है उसको, नो मैटर हाउ बिग द डेवलपर इज। में हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ना मेंटालिटी में कुछ अजम्पशंस बैठ जाते हैं कि ये चलता है, कितना भी अच्छा डेवलपर हो। सो व्हेन यू टॉक टू देम, यू हैव टू फाइंड कि वो क्या है जो प्लग करना है, जो आके कल को मुझे काटेगा और मुझे तकलीफ देगा। राइट। वो जो ड्यू डिलिजेंस का आउटपुट होता है, उसके ऊपर आप कैसे काम करते हैं और वो डिसीजंस में आपके कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स आर्बर। सो फॉर एग्जांपल, जो पैसा जाता है, वो पैसा जहाँ जाना चाहिए वहीं जाता है कि नहीं, हर रुपए का हिसाब लेना नॉर्मली कोई इंस्टीट्यूशन इतना विलिंगली नहीं करता है। इंडिविजुअल बायर्स जो डायरेक्टली डेवलपर को पैसा देते हैं, उनके पास होता ही नहीं कैपेबिलिटी। बट इवन बिटवीन वी आर अ फंड और वी आर अ प्राइवेट क्रेडिट इन्वेस्टर एंड प्राइवेट लिक्विडिटी इन्वेस्टर, सो कंपैरिजन में वही इंस्टीट्यूशंस आएंगे विदाउट टेकिंग इन मीन्स यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू कैन सी अ डिफरेंस इन द अप्रोच। और वो 19-20 का ही फर्क होता है, बट वो 19-20 में ही डेवलपर को पता है कि उसको क्या करना होता है, ओके। नेगेटिवली। सो वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। अपनी तरफ से नए नए फाइंडिंग्स भी होते हैं और वो प्लग किए जाते हैं, और जहाँ पर प्रोफेशनल एजेंसीज का हेल्प लगता है वहाँ पर लगता है। सो डिफरेंशिएशन ये है कि सेल्स पे कंट्रोल है। रियल एस्टेट में व्हाट वर्क्स इज आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। सो मेरे पास वो एजेंसी है, कंपनी है, मेरा खुद का स्ट्रेंथ है, मोर देन 500 पीपल जो सिर्फ सेल्स करते हैं। तो सोर्स है, जिस किटी में पैसा आता है एस्क्रो अकाउंट में, वो 100% आर्बर कंट्रोल करता है या ट्रस्टी कंट्रोल करता है अलॉन्ग विथ आर्बर। विच मीन्स कहाँ पैसा जाएगा वो भी अपने को पता होता है, करेक्ट। पर फिर भी डेवलपर अगर स्मार्ट निकल गया और हम लोगों को उसने बोला कि यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, बट कहीं और यूज़ करने का ट्राई किया और हम लोगों को पता चल रहा है कि ये गड़बड़ होने वाला है, तो आर्बर ने डे 1 से टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है। वी हैव अ पार्टनर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, who has a fantastic background of running an ERP, is being part of early Infosys days. So हम लोगों ने टेक ऐसे बनाया है कि एटलीस्ट एक अर्ली वार्निंग साइन आ जाती है। डेवलपर का पैटर्न जब नोट किया जाता है राइट फ्रॉम डे 1, कौन सा अप्रूवल कौन से दिन पे आना चाहिए, उसको कितना पैसा लगना चाहिए अगेंस्ट व्हाट इज एक्चुअली डूइंग, कौन सा कंस्ट्रक्शन, कौन सा स्लैब, कितना पैसा लगना चाहिए एज पर अप्रूवल, और वो कर क्या रहा है,
डिविएशन, रेड फ्लैग्स, सेल्स वेलोसिटी उसने 3 की, 4 की, 5 की, 10 की, 10,000 पे, 15,000 या 20,000 पे प्रॉमिस किया है एज पर बिजनेस प्लान, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। एक्चुअल में कितना कर रहा है, ओके कौन सा यूनिट कौन से फ्लोर पे क्या प्राइस पे बिक रहा है। सो ये फाइंडिंग्स जो हैं गिव यू अ विजिबिलिटी कि यार ये ना लगता है 6 महीने 12 महीने में स्लिपरी स्लोप पे है और तकलीफ देगा, अनलेस आई स्टार्ट आज से मैं उस पर करेक्शन एक्शन नहीं शुरू करूँ। ये होता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, विच इज़ अ बिग डिफरेंशिएटर, ओके जिसके लिए हम लोगों ने एक डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंटिटी भी शुरू की। कल को सब हो भी जाए एंड वर्स्ट केस सिनेरियो जो मुझे नहीं पता है, प्रोजेक्ट ही हाथ में थमा दिया जाए। आप अगर लेट्स से डेवलपर के अगेंस्ट कोर्ट में जाते भी हो, डिफॉल्ट आपने जितना भी कर लिया फिर भी डिफॉल्ट हो गया, तो कोर्ट विल, आप जीत भी गए कोर्ट में, कोर्ट आपको सिर्फ प्रोजेक्ट देता है, ये लीजिए उसको project, कंप्लीट आपको करना होता है। आप इसमें से जैसे पैसा निकालना है निकलवा लो। इसलिए वहाँ से फिर जाते हैं आईपीसीज के पास या कंसल्टेंट्स के पास, डेवलपर्स के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास कि सर इसको ख़त्म करना है, तो जो पैसा मिलेगा विल गो टूवर्ड्स आर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो भूल ही जाओ, हेयर कट लेना पड़ता है। सो जब ये पता है ये होता है और हेयर कट भी लेना पड़ता है, व्हाई नॉट हैव योर ओन एक्सपर्टीज, आज ही जो है हेयर कट होने से बचाए और खुद ही कंप्लीट कर ले एट कॉस्ट या स्लाइटली ओवर कॉस्ट। अच्छा, ये कोई इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, तो आपने ये भी तैयारी करके ये भी रखी है। तैयारी करके रखी है। बढ़िया। सो विच मीन्स इन द एंटायर वैल्यू चेन जैसे वैल्यू क्रिएट होता है, चांसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बढ़ते हैं। यू हैव टू बी जस्ट, आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ पर वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यू कांट बी कॉट अनअवेयर, अरे ये क्या हो गया। एवरी मंथ मॉनिटरिंग होता है और उस पर एक्शन ली जाती है और डेवलपर से डिस्कशन होता है अलाइनमेंट लेके कि सर आप ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको भी। और बायर्स, आजकल बायर्स को बहुत पावर है, वो भी क्रेडिट का पावर मिल गया है। वी कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द एनसीएलटी मैकेनिज्म, बट सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही होने वाला है। सो आई हैव टू इंश्योर दैट, वी हैव टू इंश्योर एज एन इंस्टीट्यूशन कि ये नहीं हो रहा है। ओके एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो एक लिस्टेड एंटिटी को रफली अराउंड 500 करोड़ देने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। वेरी स्मॉल टीम जो डिसीजन लेने वाली है, एंड बिकॉज वी आर रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, हम लोग दिन रात यही करते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। डिस्कशन होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट एम आई मिसिंग, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा भरोसा उसमें इन्वॉल्व होता है ना बोरोवर पे, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अगर मुझे वो आता तो मैं शायद नहीं करता, और यहाँ पर 500 करोड़ की बात चल रही है और वो हो भी जाएगी डील। इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो हम लोगों ने हमारा इकोसिस्टम ऐसे बना के रखा है दैट वी आर अ फ्रेंड और एन एलाई ऑफ एनीवन हू थिंक्स ऑफ रियल एस्टेट। कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर, आपको पैसा चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, आपको बिजनेस प्लान चाहिए, आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए, आपको ब्रांडिंग चाहिए, आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, वी आर देयर। वी आर पार्टनर्स ऑफ टेस्टेड व्हिच इज अ ग्लोबल एंटिटी, इसलिए मैंने ग्लोबल एक्सपोजर की बात की। सेकंड, इन्वेस्टर्स, आपको इंस्टीट्यूशनल नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग चाहिए एंड मॉनिटरिंग चाहिए, वी आर देयर। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को बिलीव कि इससे बेटर हो सकता है, बट वो टीम नहीं खड़ी कर सकते, टेक नहीं खड़ा कर सकते, ये एक्सपर्टीज नहीं खड़ा कर सकते, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स। अगर उनको दिख रहा है तकलीफ होने वाली तो कहाँ जाएंगे, ये गो टू पियर्स बाइकास के साथ में कर लेते हैं, ओके ताकि डिफॉल्ट नहीं हो, आप भी आ जाओ, आप भी पार्टनर हो जाओ। स्मार्टर इंस्टीट्यूशंस पहले ही कर लेते हैं कि यार मेरे को तो डालना ही है, उनका बिजनेस मॉडल ऑफ रेवेन्यू अगर वो मिल जाए उनको, तो ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि आर्बर को मैं अगर पार्टनर बना लूँ, दे आर एक्सट्रीमली गुड एट मॉनिटरिंग बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस मॉडल, तो नुकसान क्या है, वेयर इज द प्रॉब्लम। सेम इंस्टीट्यूशनल
पावर प्रोवेस हम लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी ला कर दी है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. ओके इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द अप्रोच. ओके तेजस जी, जैसे आप प्राइवेट क्रेडिट बिजनेस में हो तो आपको बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स जो होती है, जैसे लॉ फर्म होती है, कंसल्टिंग फर्म्स होती है, ऑडिट फर्म्स होती है, उनकी मदद लेनी होती है. और जैसे हमने आपके प्रोफाइल में देखा, और ये सारी कॉस्टली रिलेशनशिप है, राइट. बट फिर भी आप उनके साथ जोड़े और उनकी मदद आप ले रहे हो. तो जब आप कोई इन्वेस्टर जब आपके फंड में पैसा लगाता है, तो ये जो सारी आपकी जो कोलैबोरेशंस है इनके साथ, तो अगर आप उनके अगर नाम बताना चाहो, और ये आपके लिए क्या क्या काम करते हैं और कैसे आपके रिस्क को वो अवॉइड करते हैं जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो. एक चीज तो पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. जी. ठीक है. और वही बिजनेसेस नॉर्मली सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पर उनको पता है वो क्या कर रहे हैं. डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे ये भी कर लिया वो भी कर लिया. कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की एक चीज पे फोकस करके उसको आगे तक बढ़ा दिया, दैट इज मोर सक्सेसफुल देन डाइवर्सिफाइंग इन बिजनेस मॉडल्स, इवन गोइंग डीप इनटू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो अगर मैं एक लीगल काउंसिल हायर कर लूँ और उसको ही बोलूँ कि तू इंडिपेंडेंट ड्यू डिलिजेंस कर लो, versus an expert who has seen decades of due diligence and industry movement on the legal front, for example. तो the choice is very simple. मैं प्रोफेशनल्स को दूंगा जिनको पता है और उनको उनका काम उनके काम को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. मैं नहीं वो काम कर सकता. ओके. The only difference is कि I have to partner with them and there is a payment that happens. Okay, a costly part that you mentioned. But that is not costly at all from our perspective, because वो नहीं करूँगा तो मैं क्या लॉस करूँगा वो दिखता है हम लोगों को. This is not a cost, this is an investment. तो बेटर ये होगा कि फीस देके उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज को लिया जाए Because ताकि बड़ा it's a लॉस अवॉइड कर सकें. necessary expense. Expense में बोलूँगा ही नहीं. It is a part of the entire process, cost of doing business. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. आप मतलब ऑफिस लेते हो ना, आप छोटा ऑफिस में भी काम कर सकते हो, बड़ा ऑफिस क्यों लेते हो? देयर इज अ रीजन, बिकॉज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी स्टेप. सेम वे ये लीगल के अलावा टेक्निकल होता है. डेवलपर, ये फील्ड इतनी टेक्निकल है तो या तो आपको आर्किटेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ नहीं पता चला, बिकॉज लाइजनिंग इज डिफरेंट, आर्किटेक्ट डिजाइन इज डिफरेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज डिफरेंट, मॉनिटरिंग इज डिफरेंट. समझ के आना और असेस करना कि कितना माल, कितना इन्वेंट्री से कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, दैट कोरिलेशन. आप कंस्ट्रक्शन में नहीं हो, आप इन्वेस्टमेंट्स में हो. सो यू पार्टनर विद समवन हु कैन अंडरस्टैंड दिस एंड मॉनिटर इट फॉर यू द वे यू वांट इट टू बी. मैं फिर क्वेश्चंस कर सकता हूँ, वरना ये मेरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाएगा. सो प्रोफेशनल्स जो टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस करते हैं या टेक्निकल मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो भी ज़रूरी है. उसके बिना आई विल बी ब्लाइंड कि क्या हो रहा है. तो तेजस जी, आप एक लाइन में बताना चाहोगे ऐसे कितनी सारी जो फर्म्स है, प्रोफेशनल फर्म्स है जो आर्बर से जुड़ी हुई है, और मैं जी जानना चाहूँगा कि एक लाइन में अगर आप समझा पाओगे कि वो हर एक एजेंसी आपके लिए क्या क्या काम करती है, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन और पावरफुल हो जाता है. सो सबसे पहले लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, बिकॉज लैंड का टाइटल चेक करना पड़ता है, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जो हम लोगों ने सोचा है ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो क्लॉजेज में सही वर्ड्स में आए. उसके लिए वी वर्क विथ द टॉप लॉयर्स इन द कंट्री. ओके. राइट. सेकेंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है कि डेवलपर ने जो प्लान्स बताए हैं वो सच में वही है कि नहीं, और अप्रूवल जो प्लान्स अप्रूव कराए हैं वही कंस्ट्रक्शन होने वाला है कि नहीं. उसके लिए टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस एजेंसीज होती हैं. वैल्यूएशन वो बता रहा है ज़मीन का इतना है या इतना सेल होने वाला है, वो वैल्यूएशन करना पड़ता है कि सो दैट आई नो कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो सब कुछ खत्म होने के बाद डेवलपर को कुछ बचेगा, उसके बाद इंसेंटिव है ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए. वैल्यूएशन जरूरी होता है, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस जरूरी होता है. थर्ड होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस मतलब डेवलपर की जो एंटिटी है वो एंटिटी पे कोई दूसरा इशू नहीं आ जावे बिकॉज ऑफ द वे ही हैज मैनेज्ड हिज फाइनेंसेस. कोई जीएसटी का इशू नहीं आया है, इनकम टैक्स का इशू नहीं आया है,
अगर उसने कुछ बेचा है इन्वेंट्री, तो वो सही एस्क्रो अकाउंट में आया है कि नहीं, रेरा अकाउंट में आया है कि नहीं आया है, ये चेक करना ज़रूरी है। हर बायर का हर ट्रांसफ़र सही अकाउंट में आया है कि नहीं, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, ये फैक्ट फाइंडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर होता है फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स मतलब डेवलपर की इमेज फाइंड आउट करना। दैट इज़ अ वेरी टफ पार्ट बिकॉज दैट हैज़ अ वेरी हाई वेटेज। ओके बिकॉज आप काम तो इंसान के साथ करते हो, बिजनेस वही करता है। अगर वही उसकी नीयत खराब है तो बिजनेस भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। सो वी गो टू बायर्स, existing buyers, we go to vendors, we go to brokers, we go to peers or developer peers in the industry, we go to financial institutions जिन्होंने शायद पैसा दिया या ये डील या ये डेवलपर जाकर आया है कि वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, ये करना पड़ता है। इसका कोई साइंटिफिक आउटपुट नहीं है, बट एक कंसेंसस आ जाता है ओपिनियन का कि दिस प्रोमोटर बिहेव्स लाइक दिस, ओके और मोर ऑफन देन नॉट वो झूठ नहीं होता। बट कोई लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कोई लोग नेगेटिव बोलेंगे, आप कैसे डिसीजन लोगे? तो सिंपल उसका पैरामीटर हम लोगों का ये है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, वाई शुड आई अज्यूम कि जो नेगेटिव है वो नहीं होगा, वाई शुड आई अज्यूम दैट, ये डील क्यों करनी है, ये इन्वेस्टर्स पूछते हैं तो उसका आंसर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सर ये फीडबैक आया है जो गलत है, लेकिन वो नहीं होगा। हाउ डू यू नो? और वही हो गया तो सो दैट फोरेंसिक्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो ये सब जरूरी है, जिसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके साथ आगे जाना है कि नहीं जाना। ओके और आगे बढ़ते हुए जैसे आपके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, आप अगर बताना चाहोगे कि ये प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स क्या है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर यूनिक इन द मार्केट, और एक इन्वेस्टर को एक एसेट एलोकेशन की तरह अगर देखना है तो, और रियल एस्टेट में हर एक को इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इंडिविजुअली आप अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जाते हो जहाँ पे आपका जियोग्राफिकल रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, कंसंट्रेशन रिस्क जो होता है वो डाइवर्सिफाई होता है, तो उसको अगर दर्शकों को अगर आपको समझाना है तो आप कैसे समझाओगे? सी प्राइवेट क्रेडिट में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो हर कोई सब्सक्राइब कर पाए, सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं इसको। वरना यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई एज एन एनडीसी टू लेंड, वरना वो लोन हो जाता है, विच यू एंड आई कांट डू, वी आर नॉट इंस्टीट्यूशंस। सो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोडक्ट है डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर वो कन्वर्टेबल हो जाता है तो वो इक्विटी कहलाता है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो क्रेडिट रहता है। सो द प्रोडक्ट हम लोग जो डेवलपर को पैसा देते हैं उसका प्रोडक्ट होता है एनसीडी, जो हर कोई सब्सक्राइब कर सकता है। और ये डिबेंचर्स जस्ट लाइक शेयर्स ओके अपने डीमैट में आते हैं, ठीक है। लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है। सो फार हम लोगों ने अनलिस्टेड किया है, लिस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो लिस्टिंग भी कर लेंगे वो डिबेंचर्स का। दूसरी बात आती है क्वांटम की, कि कितना क्वांटम डाल सकते हैं इन्वेस्टर्स। अभी इसमें कोई रेगुलेशन नहीं, रेगुलेशन सेज दैट आई हैव अ लिमिटेशन टू अप्रोच अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्टर्स अप्रोच नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, अनलिस्टेड डिबेंचर्स है और प्राइवेट प्लेसमेंट है। तो उसके हिसाब से बैकवर्ड कैलकुलेशन होता है कि और इन्वेस्टर कितना मिनिमम ले सकते हैं। बट अभी के लिए जो किया है हम बता सकते हैं। हम लोगों का प्रोसेस जो ओपन होता है, इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs ऑल्सो एंड दे हैव इन्वेस्टेड 10 crores ऑल्सो पर इन्वेस्टर। सो एक एवरेज मेंटेन हो जाता है सच दैट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कैन नॉट बी मोर देन 199 ओके पर डी पर एम। और रह गई एलोकेशन की बात, अभी ये हर एक का पर्सनल फोटे है, बट आई वुड से डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, एक ग्लोबल एवरेज ऐसा है कि आपके पोर्टफोलियो का मोटा मोटा 30% अगर डेट है, उसका 30% कुड बी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हाई यील्ड या हाई किकर इंस्ट्रूमेंट्स होनी चाहिए। सो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है उसके हिसाब से, एंड आपका कंफर्ट कितना है, फंड मैनेजर का आपके साथ कंफर्ट कितना है, आपका ट्रस्ट प्ले बिजनेस होता है एट द एंड ऑफ द डे। आप इतना ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंडली जाओगे तो दिस इज द एलोकेशन दैट नॉर्मली फॉलो होता है। रिकमेंडेशन तो आपके एक्चुअल रिस्क ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बट दिस इज अ वेरी जेनेरिक वे ऑफ लुकिंग एट इट।
एंड देन आप उसमें ऐड करने के लिए डेवलपर या फंड मैनेजर के साथ जो कंफर्ट है उसके बेसिस पे ये वेटेज चेंज होता है और आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेशन बढ़ सकता है। ओके। और तेजस जी, इसमें दो जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने समझाया कि एक 10 लाख रुपए का है, 1 करोड़ का है, जो एआई फ्रूट्स है। तो ये दोनों में रिटर्न का कोई डिफरेंस होता है या फिर दोनों को सेम रिटर्न मिलता है? तो इसका अगर थोड़ा सा अगर फ़र्क आप समझाना चाहो तो। सो अप्रोच में डिफरेंस है। सी को इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर पाते हो, आपको पता है आप कौन सी डील में स्पेसिफिकली जा रहे हो, उसका रिस्क आपको पता है, आपको चांस मिलता है वो रिस्क समझने का। तो को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अच्छी लगती हैं। ऑन द अदर साइड एआईएफ जो है ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। वो पोर्टफोलियो बहुत लोगों को डाइवर्सिफिकेशन दिखता है, बट उसका फ्लिप साइड भी है कि आपके पास कोई से नहीं है फंड मैनेजर कौन सी डील में डालेगा। आपको फिलोसफी पता है कि वो कैसे डालेगा, लेकिन कौन सा डील वो चूज करता है उसका कंट्रोल आपके पास नहीं, उसका चॉइस आपके पास नहीं है, एंड आप कमिट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें पैसा जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट में आप स्किप भी कर सकते हो। अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, एक फंड में लेट्स से 6 इन्वेस्टमेंट है और 6 को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर आप एआईएफ में आपके पास चॉइस नहीं है, बट इट हैज इट्स ओन पर्पस, बिकॉज आपको देखना भी नहीं है और फंड मैनेजर आपके लिए पूरा काम कर रहा है। यहाँ पर 6 डील में आप 2 डील में डालो या 4 डील में डालो या एक ही डील में डालो, ओके। और आपको इंडिविजुअल डील के डिटेल्स मिलते हैं बिफोर यू डिसाइड कि आपको इसमें डालना है। सो देयर इज सम बिट ऑफ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू रेवेन्यू या रिटर्न, रिटर्न्स या बिकॉज फंड का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, फंड मैनेजर का फीस और ग्रॉस लेवल से लेके नेट लेवल पे आते आते क्या होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द फंड ऑब्जेक्टिव होता है। सो अगर देखा जाए तो फंड ऑब्वियसली थोड़ा सा कम कमाने का ट्राई करता है, सेफली कमाने का काम करता है। पोर्टफोलियो में एक भी डील अगर ऊपर नीचे हो गई तो फंड का रिटर्न चेंज होता है। यहाँ पर भी इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है थोड़ा सा, बिकॉज आप 5 डील में नहीं डाल रहे हो, एक डील में डाल रहे हो, तो यहाँ पर 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस दिखता है नेट। आर्बर ने स्पेसिफिकली वो ध्यान में रखते हुए ये देखा है कि पहले इन्वेस्टर का रिटर्न फिक्स हो जाए और उसके बाद जो फैसिलिटी मैनेजर है जो आर्बर है उसका रिटर्न आना शुरू हो गए। सो वो अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट फंड में नहीं होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में होता है। ओके। और जो एनआरआई इन्वेस्टर जो होते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो हैं, अभी बहुत सी जगहों पे ऐसे कहा जाता है कि जो एनआरआई इन्वेस्टर होता है उनके वो जो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइजेस काफ़ी इन्फ्लेट हो जाते हैं, बट जो एक्चुअल यहाँ पे बायर होते हैं वो ले नहीं पाते हैं। तो एनआरआई काफ़ी ज़्यादा तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, हमने देखा है। और मोस्टली उनका एक पैटर्न होता है, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, ऐसे जो मेट्रो सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे भी कुछ कस्टमर्स है, इन्वेस्टर है, कि उन्होंने हर मेगा सिटी में फ्लैट लेके लिए होते हैं। और उसमें होता ये है कि पावर ऑफ अटर्नी अपने फादर को दी जाती है, तो और उसमें वो टेनेंट भी रखते हैं। तो प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो ना ओल्ड एज पर्सन को एक्चुअली वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना, मैनेज करना। और एंड ऑफ द डे मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनका मोटो यही होता है कि उसमें कुछ रेंटल इनकम आ जाए और जो एडिशनल पैसा प्रॉपर्टी में फंसा रहे तो थोड़ा अप्रिसिएशन भी हो जाए और एक रेंटल यील्ड भी आते रहे। बट प्रैक्टिकल उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कभी अगर आपको कोई एक रॉन्ग टेनेंट अगर मिल जाता है तो फिर उसके बारे में क्या ही कहा जाए, राइट? तो अगर एक एनआरआई को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है और जो एक्चुअली हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, और उस तो ये अगर आप कंपैरिजन करते हो रिटर्न वाइज भी और ऑपरेशनली भी कितना इजी है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो तो। No, so of course, NRI's investment towards India has been growing very fast. I think, if I'm not wrong, last year the growth rate was almost 35%, and the number uh, is slated to be almost 130-140 billion, or significant monies have come in. उसमें रियल एस्टेट में काफ़ी गया है। सो बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है पता नहीं होता कि ऐसे स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
फॉरगेट अबाउट एनआरआईज, वी हैव सीन यहाँ पर जो savvy इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो बहुत पता होना चाहिए, उनके लिए भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट is equal to direct purchase of a house or a office or a warehouse and putting it on lease और trading flip side करके, जिसके लिए वो लोग डिपेंडेंट होते हैं ब्रोकर। और यू आर राइट, हर चीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको मैनेज करना पड़ता है, नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज मिसमैनेज प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मोर। आपको एग्जिट का टाइमलाइन का इशू होता है, आपको कोई एश्योरेंस नहीं होता है कि वो एग्जिट कर पाओगे आप वो प्राइस में और वो टाइम में। मैं कर चुका हूँ, बिकॉज एक टाइम पे मेरा भी वही ख्याल था एज अ स्टूडेंट, जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया था। इट्स फनी बिकॉज मैंने प्रॉपर्टीज खरीदने शुरू किए थे अच्छा, एक के बाद एक, और फिर मैंने देखा कि ये एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज आप कॉम्प्लिकेशंस ले रहे हो अपने लाइफ में, बट आपके पास उतना बैंडविड्थ नहीं है वो कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने का। और कोई नॉर्मल जो इन्वेस्ट करता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर रख लूँ, वो इंस्टीट्यूशनल वे है। और फिर लीजिंग, रीलीजिंग, मेंटेनिंग, पेइंग रेगुलर मेंटेनेंस, एंड देन उसमें भी 2%-3% से ज़्यादा नहीं बनता है रेजिडेंशियल में। कमर्शियल में भी आपको मैनेज करना पड़ता है, उसका प्राइसिंग भी ज़्यादा होता है। तो आप ये सब एक साथ करने जाओगे तो आपको वैसे ही 10 करोड़ से 50 करोड़ डालने पड़ेंगे, जो सबके बस की बात भी नहीं है। नाउ व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर्ड पार्ट, ये एनसीडीज पार्ट, आपको वही चीज़ छोटे लेवल पे मिलती है, वही चीज़ आपको मैनेज्ड वे में मिलती है, जहाँ पर आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिफाइंड है, टाइमलाइन डिफाइंड है, कैश फ्लो डिफाइंड है कि आपको क्वार्टरली इतना कूपन आएगा या मंथली इतना कूपन आएगा, जो इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है जो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेंटल यील्ड से कमाते। और यहाँ पर टाइमलाइन भी फिक्स्ड है कि कब एग्जिट होगा आपका, और वो टाइमलाइन का अपसाइड भी फिक्स्ड है। प्राइवेट क्रेडिट में वो भी फिक्स्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू वांट टू एग्जिट, कि कितना मिलेगा आपको। बट परसेंटेज टर्म्स फिक्स होते हैं कि अगर कूपन 12% है और प्रीमियम आपका फिक्स है 5%, तो आपको 17% मिलेगा एग्जाम्पल के तौर में। ये विजिबिलिटी और फ्यूचर कैश फ्लोज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं होती। सो एनआरआईज का वो इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ ज़रूर है। एनआरआईज कैन पुट इन थ्रू एनआरओज, देयर इज अ बिट ऑफ legal clarity that is required there, with great deal of clarity along with the bank, जो authorized dealer होता है, NRO अकाउंट जो मैनेज करते हैं, उनके साथ उनको बैठ के देखना जरूरी है कि ऐसे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पर वो डाल सकते हैं, और ये जगह पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जगह पे आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो और रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, वो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एनआरआईज देख सकते हैं। तो अभी आप एनआरआईज का पैसा ले रहे हो ये इन्वेस्टमेंट, हम लोग बहुत डिस्क्लेमर्स के साथ। या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्री है ऐसा जहाँ से आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? So US is always a difficult country, ओके, but it does not matter. The point is जो लॉ अलाउ करता है, फेमा और आरबीआई और कंपनी लॉ, सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप एनआरआईज का पैसा कैसे ले सकते हो। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, एनआरआई का पैसा इक्विटी या रियल एस्टेट में नहीं, रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं जा सकता है। रियल एस्टेट बिजनेस का एक डेफिनेशन है जहाँ पर पैसा नहीं जा सकता, बट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर इज अ प्रोविजन कि आप एनआरओ से ही डाल सकते हो, जो पैसा बाहर नहीं जाएगा। इट्स एज गुड एज डोमेस्टिक मनी अर्न हियर, इन्वेस्टेड हियर, एंड जो अर्निंग होगी वो वापस यहीं पर ही इन्वेस्टमेंट होगा, वहीं पे ट्रेड नहीं होगा। काफ़ी कंडीशंस होते हैं। और फिर टैक्सेशन का इशू होता है कि टीडीएस 10% होता है नॉर्मल इन्वेस्टर का, यहाँ पर देयर इज़ अ डिफरेंट नॉर्म ऑफ मे बी 23 to 30% ऑफ टीडीएस ऑन डे 1। डिक्लेरेशन जाता है कि आप एनआरओ हो टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड टू आरबीआई ऑल्सो। सो जिनको ये पता है कि ये सब करना पड़ता है, वो लोग डेफिनेटली डाल सकते हैं। हम लोगों ने इवैल्यूएशन तो किया है, अलॉन्ग विद द बैंक डिस्कशंस भी किए हैं फॉर सच इन्वेस्टर्स। ओके,
तो तेजस जी आगे के सेक्शन में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है वो आप कैसे देखते हो, और दूसरी बात जैसे कुछ डेटा और कुछ रिपोर्ट्स भी आए हमने जो देखे हैं कि 2047 तक तकरीबन 50 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करके अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन सिटीज़ की तरफ आ रही है। तो वो जो एक टेलविंड है सेक्टर को, उसको आप कैसे देखते हो, एंड एज अ अर्बर आप हाउस वो टेलविंड को कैसे, वो अपॉर्चुनिटी को कैसे कैप्चर करोगे? करीब 2-3 चीज़ें हुई है जो सेक्टर को अ, जिन्होंने सेक्टर को चेंज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेगुलराइजेशन हुआ है, वेरा आया है और काफ़ी सारे रेगुलेशंस आए हैं, दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड, डेवलपर्स हैव ऑलवेज फाउंड देमसेल्व्स इन अ टफ पोजीशन। तो डिमांड हमेशा रही है ऑफ गुड क्वालिटी डेवलपर्स इन द मार्केट फॉर मनी। लोगों को पैसा चाहिए, और रियल इस्टेट लास्ट ईयर तक रफली अराउंड $600 बिलियन का सेक्टर है। 2030 तक आउटलुक ये है कि इट विल बिकम $1 ट्रिलियन, विच इज सिग्निफिकेंटली लार्जर। यहाँ से अगले 4 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल ग्रो बाय ऑलमोस्ट 50-55%, which is extremely high because of volumes are very high. The third thing that has happened is India, जैसे मैंने बोला, is structurally well placed to receive a lot of monies from institutions globally. Correct? So ये tailwinds for sure है, और इसमें we believe कि there will be some premiumization of residential real estate. There will be support of the government for supporting the EWS or affordable housing segment also. There will be a lot of focus on infrastructure leading, जहाँ पर real estate can play a big role because data centers or warehousing, which literally helps logistics and data, is going to be a center point of investment. A lot of institutional money already जा रहा है वहाँ पर, बट इससे एक चीज साबित होती है कि प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, बट प्रोडक्ट क्वालिटी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। सो एंड वी बिलीव फॉर अस, हम लोग जो कैपिटल स्टैक में ऐसी जगह पे बैठे हैं कि कंट्रोल ऑफ कैश फ्लो कहाँ जाएगा वो अपने पास है, एंड वेयर विथ ऑल आज हमारी पोजीशन ऐसी है तो फाइंड आउट कि किस सेगमेंट में हम लोगों को जाना है और किस डेवलपर के पास हम लोगों को जाना है। वी आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी बुलिश। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट कैन हैपन, विच जो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर तो है ही, रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी तक घोषित भी नहीं की गई है। बहुत कुछ हो सकता है जिसमें यहाँ पर गवर्नेंस आ सकता है और डेप्थ आ सकती है, जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप कंट्रीज को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं रियल एस्टेट में, वो यहाँ पर भी आना शुरू करेंगे। ओके। सो बिलीव वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड वी आर वेरी बुलिश एंड वी वांट टू रिमेन इन दिस एंड डू सम गुड वर्क, कंटिन्यू डूइंग सम। ओके, और फिलहाल आप एमएमआर रीजन में काम कर रहे हो, तो आगे जाके कुछ नए मार्केट है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप वहाँ पे जाना चाहोगे? So MMR की नहीं, so I would extend MMR to let's say Pune and surrounding cities. मुझे also already हम लोगों ने बैंगलोर में इन्वेस्टमेंट की हुई है। बॉम्बे का प्रॉक्सिमिटी एक गोवा से है, सो हम लोगों ने गोवा का भी इन्वेस्टमेंट देखा हुआ है। हम लोग अभी हैदराबाद देख रहे हैं, चेन्नई देख रहे हैं। सो वी आर लुकिंग एट दीज टॉप 6 सिटीज़, बहुत सेलेक्टिवली एनसीआर भी देखेंगे, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर स्ट्रक्चरिंग नॉट फॉलिंग शॉर्ट आए हैं, वहाँ पर जाने में हम लोग को फुल तरजीह चाहिए। ओके। बिकॉज अच्छा स्ट्रक्चर
पूरी डील को भी ठीक कर देता है और बुरा स्ट्रक्चर अच्छी डील को भी खराब कर लेता है। सो हमको ये पता है कि सिर्फ पैसा देने से नहीं होता है राइट। और माइक्रो मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। टॉप 6 सिटीज़ में प्राइसेस बढ़े, ओवरऑल इंडिया में प्राइसेस घटे, तो विच इज़ वेरी क्लियर दैट माइक्रो मार्केट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टेडी डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है। वहाँ पर आप रहोगे तो यू कैन बीट इन द मार्केट, यू कैन बी वेरी वेरी श्योर ऑफ वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। ओके। और कमर्शियल रियल एस्टेट में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे आईटी पार्क्स आ रहे हैं, या फिर एसईजेड्स हम लोग देख रहे हैं इसमें, या फिर डेटा सेंटर्स है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, या फिर आप अपने आप को एक रेसिडेंशियल प्लेयर की तरफ देख रहे See, we are real estate players. रेजिडेंशियल इज स्टार्ट बिकॉज वहाँ पर बहुत बड़ा गैप है। डिफरेंस रेजिडेंशियल और कमर्शियल का ये है कि कमर्शियल में लार्जर इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं या डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग जाते हैं और वो होल्ड स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं बिकॉज रेवीज ओपन हो गया था इंडिया में। सो वी आर नॉट अवर्स टू प्रमोशन, इन फैक्ट एज अ ग्रोथ पैटर्न वी ऑलरेडी स्टार्टेड evaluating warehousing opportunities. We started evaluating and going away from just the residential into property developments also. For one of our deals was a commercial development, but it was a more self-liquidating asset, मतलब जो बिकता भी है। तो कमर्शियल एक होता है जो कंस्ट्रक्शन होते होते भी बिकता है और दूसरा है कंस्ट्रक्शन होके फिनिश करके उसको सिर्फ आप लीज करो, इससे बड़ी इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इवेंचुअली ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल कैपिटल के साथ पार्टनरशिप करके हम लोगों को उस तरफ जाना भी है। डेटा सेंटर्स मे बी मे नॉट बी अभी के लिए, बट एज अ नेचुरल ग्रोथ बाकी के सेगमेंट्स जो है सनराइज सेगमेंट्स है वहाँ पर हम लोग एज अ नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ एडवोकेट करेंगे। ओके। और तेजस जी, हमारे लास्ट सेक्शन में हम लोग रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। आई होप यू आर रेडी। ऐसी कौन सी बुक है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस या प्रोसेस चेंज हुआ है? रिस्क मिटिगेशन ओके। क्या आप ऑथर का नाम बता पाओगे? थीसिस, सॉरी कैन यू रिपीट दैट? हाँ, ऐसी ऐसी कौन सी बुक है जो पढ़ के या बुक या बुक ओके। माइंडसेट शिफ्ट होना कहते हैं? सी अभी इसमें ऐसा है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं तो रियल एस्टेट पे इतने बुक्स नहीं लिखी जी, गई एशिया में। जी। सो आई वुड से स्टॉलवर्ड्स जो है जिनको देख के आप कर सकते हो उन्हीं को देख के हम लोगों ने समझा है कि रिस्क मिटिगेशन इज नेसेसरी। ओके। योर बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ? नॉट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट्स अर्ली। ओके। वन रेड फ्लैग इन वाइल आइडेंटिफाइंग डेवलपर, कि अगर वो आता है तो आप सीधा नो कर दो, बाकी के पैरामीटर्स देखते नहीं हो। यस। ओके, ग्रेट। अगर आर्बर नहीं होता तो आप आज कहाँ होते? I would have been probably adding real estate investments in a fund. ओके। और एक इंडियन रियल एस्टेट के बारे में कि जो किसको मालूम नहीं है, बट एज अ एक्सपर्ट आपको ऐसा लगता है कि लोगों को मालूम होनी चाहिए। I believe real estate in India as a percentage of GDP growth बढ़ने ही वाली है एंड जो रिटर्न्स या कंफर्ट इक्विटी में था पहले 20-30 साल पहले वो यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है अचीव करने। ओके। और तेजस जी, लास्ट क्वेश्चन कि मैं आर्बर के बारे में पूछना चाहूँगा कि आज से 10 साल के बाद जब आर्बर को देखा जाएगा तो क्या एयूएम आप मैनेज करोगे वो टाइम पे 10 साल के बाद में, और एक क्या लेगेसी आप एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी छोड़ के जाना चाहते हो? और एक 10 साल के बाद जैसे हमने काफ़ी सारे एक बड़े इंस्टीट्यूशन को देखा है, एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, तो ये आप प्राइवेट क्रेडिट में थोड़ा सा नया टाइप का इन्वेस्टमेंट है लोगों के लिए, तो एक क्या लेगेसी, क्या एथिक्स आप रखना चाहोगे? सो रियल एस्टेट में वी होप कि नेक्स्ट 5 to 7 years हम लोग $1 billion तक पहुँच पाए और हर साल ऑफ कोर्स पार्टनरशिप बढ़ते हैं वो पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाता है। सो वी होप टू रीच दैट नंबर इन द नेक्स्ट 5 years.
सेकंड लेगेसी के तौर पे हम लोगों ने हमारा बिजनेस ही ऐसे सेट किया है दैट इट इज़ वो फाउंडर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। फाउंडर्स ने शुरू ज़रूर किया है बट हम लोगों का पूरा पूरा सिस्टम द प्रोसेस सिस्टमाइज्ड है। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी रोल मतलब इन्वेस्टमेंट्स रोल हो, एसेट मैनेजमेंट आफ्टर इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर रिलेशन हो, फंड रेजिंग हो, एडमिन हो, ऑपरेशन हो, आईटी हो, जो भी है सब सिस्टमाइज्ड है। ओके जो साइंटिफिक पार्ट है एक गोइंग कंसर्न और लेगेसी के तौर पे कि हम लोग नहीं रहे तो भी कंपनी रहेगी, वैसे ही शुरू किया है वो, जिसके लिए जो हम लोगों को करना पड़ा, जो करना पड़ रहा है वो अब कर रहे हैं। ओके So we believe and we want to ensure that this continues and goes into the right professional leadership going forward. यहाँ पर फिर हम लोग सुपरवाइजरी रोल में ग्रोथ पे फोकस कर पाए। ओके दैट इज द एम दैट ऑल थ्री ऑफ अस हैव। तो धन्यवाद तेजस जी आपका एसन वेल्थ डीप डाइव सीरीज़ में आने के लिए और आपके जो इंसाइटफुल जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपके करियर का एक्सपीरियंस है और ये जो टेक्निकल चीज़ें जो होती है जो एक रिटेल इन्वेस्टर देख नहीं पाता है और आपने उसके ऊपर हाईलाइट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको ये समझ में आ जाएगा कि रियल एस्टेट जब एक इंडिविजुअल आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो सिर्फ एक लोकेशन और एक जब उसको प्रॉपर्टी नज़र में आती है, अच्छी लगती है, वो ले लेता है। और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो कितने सारे चैनल चेक्स होते हैं, कितनी सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, कितनी सारे रिस्क मिटिगेशन करके वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपके सुझाव अगर कुछ भी है तो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।